सूर्या स्टँड अप उभा राहा. हा ऑनलाईनचा हुशार तेजस सर आप. सिट डाऊन. डेव्हिड बस खाली. बाकी आहेत अजून. सो लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट हाँ वेक्टर. शुरू किया था वेक्टर. राइट डाउन. क्या था वेक्टर मतलब खुशी स्टैंड अप. वेक्टर क्वांटिटीज इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज. बर नेक्स्ट क्या क्या देखा था कल. स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी है. उसके बाद में बेसिक नोमेनक्लेचर ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कशन शुरू किया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था अबाउट यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है. वेक्टर हैविंग सिंगल मैग्नीट्यूड. और कैलकुलेट कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर को. अगर आई कैप दे दिया है तो आई कैप का मतलब क्या होता है. यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. अगर जे कैप है तो एंड के कैप है तो हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर इफ इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आई जे के. रूट ऑफ किसका स्क्वायर. आई कैप जे कॅप अँड के कॅप इनके कोइफिशियंट का स्क्वेअर. ठीक आहे. अजून काय बघितलं होतं काल. नल वेक्टर. क्या होता है नल वेक्टर मतलब इन आर्बिटरी डायरेक्शन. एक्सलंट बेटा. असाच आवाज असला पाहिजे आपला. ठीक आहे. नेक्स्ट बाकी हे चिल्लर डेफिनेशन बघितलं तर इक्वल देन निगेटिव्ह देन पॅरलल अँड अँटी पॅरलल. ठीक आहे. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. एडिशन ऑफ वेक्टर. एडिशन या फिर रिजल्टंट ऑफ अ वेक्टर. रिजल्टंट ऑफ अ वेक्टर. रिजल्टंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है. रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर मतलब राइट डाउन. वेक्टर का रिजल्टेंट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर. क्या होगा. अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स a vector which represents combined effect of vector which represents combined effect of given two or more vectors in magnitude and direction. In magnitude and direction. मतलब देखो दो वेक्टर का या फिर तीन वेक्टर का या फिर चार वेक्टर का आगे हम डिस्कस करेंगे तो नंबर ऑफ टाइम्स इसको यूज करने वाले कि गिवन वेक्टर इज ए रिजल्टेंट ऑफ रिमेनिंग गिवन वेक्टर्स. इसका मतलब क्या होगा कि पहले जितने सारे वेक्टर आपको दिए जाते हैं उनका जो भी कंबाइन इफेक्ट होगा अगर वो सिंगल वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन तो उस टाइप के वेक्टर को बोला जाएगा एज ए रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर. ठीक है. तो रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें वेक्टर की क्या करनी पड़ती है. बेसिक एडिशन करनी पड़ती है. सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. एडिशन ऑफ अ वेक्टर. एडिशन ऑफ अ वेक्टर. अब देखो बेसिकली वेक्टर को एडिशन वेक्टर के एडिशन स्टडी करते टाइम जो नॉर्मल एडिशन के रूल्स होते हैं वो कोई भी रूल्स वेक्टर के एडिशन में ऍप्लिकेबल नाही होंगे. ठीक आहे. जसं आपल्याला सांगितलं की एका बॅगमध्ये 10 किलो साखर होती त्यात अजून 5 किलो साखर टाकली तर साखर कुठून टाकली कोणत्या डायरेक्शनमध्ये टाकली यावरून काही फरक पडणार आहे का. कुठूनही टाकली कशी टाकली तर टोटल साखर किती असणार है. मतलब हम उनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन कोई एक बॉडी आपको दी है और बोला है कि इस बॉडी के ऊपर पहले एक फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन एंड दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है. अगर दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा 6 न्यूटन का या फिर पहला फोर्स एज इट इज ए 6 न्यूटन दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में अगेन 6 न्यूटन है तो दोनों के इफेक्ट सेम रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे. समझ लेना. इसलिए क्या होता है वेक्टर को ऐड करते टाइम नॉर्मल एडिशन की प्रोसेस हम फॉलो नहीं कर सकते. ठीक है. तो इस तरह से हमें ये वेक्टर की एडिशन यहाँ पे स्टडी करनी है जिससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट डाउन वेक्टर्स ऑफ द
vectors of the same type or different type can be added. डिफरंट टाइप नाही ना, मग लिहिलं कसं काय, नाही लिहिलं. ठीक आहे, वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप कॅन ओनली बी ॲडेड. काल सांगितलं होतं ना गाई म्हशी, कळाला ना, तर गाईमध्ये म्हशी ऐड होत नाही, म्हशीमध्ये गाई ऐड होत नहीं. ठीक है, उसी तरह से अगर हमें वेक्टर की एडिशन करनी है तो एडिशन करते टाइम कंपलसरी फोर्स वेक्टर में सिर्फ फोर्स वेक्टर ही ऐड होगा, वेलोसिटी वेक्टर में सिर्फ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में सिर्फ. तो फोर्स वेक्टर में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कभी ऐड नहीं कर सकते, ये लक्षात ठेवायचं. ठीक है, अब एडिशन करते टाइम बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास दो मेथड्स है. कुछ होती है ग्राफिकल मेथड्स, कुछ होती है एनालिटिकल मतलब मैथमेटिकल मेथड. तो यहाँ पे जो ग्राफिकल मेथड हम पढ़ने वाले हैं याचा कुठंच आपल्याला यूज नाही करायचं, फक्त आहे सिलेबस मध्ये होऊन आपल्याला माहित पाहिजे. ठीक आहे, सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड्स. एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड्स. एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड, और उसमें फर्स्ट मेथड आती है जिसको बोला जाता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, देखो एकदम सिंपल है. आपको जो कुछ भी कहीं पे भी अगर इस तरह से दो वेक्टर दिए, पहला वेक्टर है p वेक्टर एंड ये दूसरा वेक्टर है q वेक्टर, और हमें क्या फाइंड करना है, इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है. रिजल्टेंट मतलब क्या रहेगा, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. बट ये ग्राफिकल मेथड है तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगी, ओनली डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी. ठीक है, मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रायंगल की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी अप्लाई करके, लेकिन वो हम कभी अप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है, तो हमें करना क्या होता है कि जो गिवन दो वेक्टर है उनको यहाँ पे उनको लेके एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है, मतलब ट्रायंगल की दो साइड्स बनानी पड़ती है. ठीक है, टेकन इन सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर लिया है मतलब क्या हो गया, उसका मतलब पहला खत्म होने के बाद दूसरा शुरू हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को मिला के ट्रायंगल की दो साइड्स बना देंगे. इनको एडजेसेंट साइड्स बोलो या फिर टेकन इन सेम ऑर्डर बोलो. अब इनके बाद इनका जो रिजल्टेंट होगा उसको फाइंड करने के लिए हमें इस ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड ड्रॉ करनी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द, तो ये r वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करेगा p वेक्टर प्लस q वेक्टर. ठीक है, तो इस तरह से ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम ग्राफिकल मेथड से बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल जो भी दिया है उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करके यहाँ पे जो r है उसकी साइड लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ठीक है, परत तेज, बट रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए अगर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम ग्राफिकल मेथड को यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हमारे पास अलग से फॉर्मूला है. कौन सा फॉर्मूला है, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, चलो राइट डाउन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा, राइट इन डबल इनवर्टेड कॉमा, इफ टू वेक्टर्स, if two vectors of the same type, if two vectors of the same type are represented by, if two vectors of the same type are represented by two adjacent sides of a triangle taken in same order, two adjacent sides of a triangle taken in same order, then अजून पाहिजे 2-4 पेजेस. then remaining side of the triangle, then remaining side of the triangle, remaining side of the triangle starting from, remaining side of the triangle starting from starting point of first vector, starting point of first vector to the end point of second vector, remaining side of the triangle
starting from the first vector to the end point of second vector will represent the resultant of given two vectors. Will represent the resultant of given two vectors. Will represent the resultant of given two vectors. गिवन टू वेक्टर का रिजल्टेंट क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, अब बोर्ड पे डायग्राम में ड्रॉ करो. हो गया. अगेन ऐसे दो वेक्टर दिए हमें, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर. अभी इनका रिजल्टेंट चाहिए तो क्या करना पडेगा, वन बाय वन. प्रणिता काय करावं लागेल, यांचा रिजल्टंट पाहिजे तर हा पी वेक्टर एज इट इज ड्रॉ करना है. जहां पे ये खत्म होता है बस इसके डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना इसको ड्रॉ करना है. ये हो गया क्यू वेक्टर. तो ये क्या बन गई, दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल. कौन सी साइड, एडजेसेंट साइड, टेकन इन सेम ऑर्डर. तो अभी रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेकंड वेक्टर का एंड पॉइंट, इनको कनेक्ट करना पड़ेगा. जिसकी डायरेक्शन कहां से कहां तक है देखो, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आर वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर. इसको ऐसे भी बोला जाता है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. अपोजिट ऑर्डर म्हणजे काय, इकडे काय होतं बघा, पहिला संपला की दुसरा, आपण दुसरा संपला की याला ड्रॉ नाही केलंय, याला पहिल्यापासून दुसऱ्यापर्यंतच ड्रॉ केले. म्हणजे ऑर्डर आपण इथे चेंज केली, म्हणजे हा रिजल्टंट जो है तो अपोजिट ऑर्डर घेऊन आपण इथे ड्रॉ करतोय. ठीक है, नेक्स्ट वन. अगर आपको बोला है यहाँ पे पी वेक्टर है एंड यहाँ पे क्यू वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट चाहिए. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके क्या करना होगा, फिर से थांबा, पायल काय करावं लागेल दोघांचं, स्नेहल काय करावं लागेल, पी वेक्टर जॉइन करावं लागेल. कशी जॉइन करावं लागेल, हे बघा, पी वेक्टर एज इट इज वो चेंज नहीं होगा. जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां पे कौन ड्रॉ करना पड़ेगा, क्यू वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं करना है बस. तो ये क्यू वेक्टर बना, ये पी वेक्टर बना. नाउ हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट, starting from first point, starting point of the first vector to the end point of second vector. This will represent the p vector plus q vector. ठीक है, p vector and ये q vector है. सुमित काय करावं लागेल, मी बोललेलं ऐकायला येते तुला, तू बोललेलं मला येत नाही बेटा. एक तर मोठ्याने बोलणे, समोर येऊन बस. व्हेरी गुड. पीचा स्टार्टिंग पॉइंट आहे, बरं इथं क्यू ड्रॉ करू का, नाही ना, असं नाही ना. जिथं संपतो का तिथं आपल्याला क्यू ड्रॉ करावा लागेल. ठीक है, आता काय करायचं, एक्सलेंट, ये हो गया रिजल्टेंट. ठीक है, तो इस तरह से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, एवढे सगळे एग्जांपल नका लिहू, एक डायग्राम ड्रॉ केली होती सफिशिएंट. हो गया, यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ग्राफिकल मेथड, दैट इज पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब यहां पे भी सेम केस है. देखो, दो वेक्टर हमें दिए जाते हैं. सपोज ये वेक्टर है पी वेक्टर एंड ये दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर. तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो ट्रायंगल नहीं बनाना है. क्या करना है, गिवन दो वेक्टर का यूज करके, गिवन दो वेक्टर का यूज करके एक पैरालेलोग्राम बनाना है. ठीक है, पैरालेलोग्राम बनाते टाइम ये दोनों वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरालेलोग्राम. एडजेसेंट साइड मतलब अगर ये पी वेक्टर हो गया तो इसकी एडजेसेंट मतलब ये बन जाएगी क्यू वेक्टर. ठीक है, अब इनका यूज करके हमें बनाना है पैरालेलोग्राम. पैरालेलोग्राम का मतलब क्या होता है, हे असं काहीतरी असतं. क्या है फिर ये, पैरेलल. काय पैरेलल,
अपोजिट साइड्स क्या है उसकी पैरेलल है, ठीक है। ऐसे बना दिया, फिर इसका जो डायगोनल होगा दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। तो ये आर वेक्टर इक्वल्स टू बनेगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ठीक है। अगर दो वेक्टर के बिटवीन एंगल थीटा था तो यहाँ पे एंगल बनेगा अल्फा। ट्रायंगल न बनवता आपण पॅरालेलोग्राम बनवून पण रिझल्टंट फाइंड करू शकतो, ठीक है। दोनों में से कौन सा यूज करना है, कब यूज करना है, अशी कोणती फिक्स कंडीशन नसते। बट अगर कहीं पे सिचुएशन इस तरह से है कि गिवन दो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है एंड उनको अपन उस पॉइंट से चेंज नहीं कर सकते, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, ट्रायंगल लॉ छोड़ के पैरालेलोग्राम यूज करना पड़ता है। ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे तो भी क्या होगा, रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा एक बार चेक करते। तो क्या करना पड़ेगा ट्रायंगल लॉ यूज करने के लिए, प्रथमेश पहले पी वेक्टर एज इट इज, बाद में एंडला जॉईन केला हा क्यू वेक्टर, नंतर ये बन गया आर वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। देखो उस डायगोनल की एंड ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी सेम है एंड मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब किसी भी मेथड से करेंगे यू विल गेट सेम आंसर। बट अगर कहीं पे वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे और उनको आपण चेंज नाही कर सकते, म्हणजे इकडून उचलून तिकडे ठेवू शकत नसलो, तर त्या केसमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, पॅरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करायचं। क्लियर, चलो नेक्स्ट। ऐसे दो वेक्टर है एंड हमें इनका रिजल्टेंट चाहिए, जो फाइंड करना है हमें बाय यूजिंग पॅरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हरी काय करावं लागेल, हरी आहे का, पी च्या स्टार्टिंग पॉइंटला, एक्सलेंट वेरी गुड, पी के स्टार्टिंग पॉइंट पे अभी क्यू वेक्टर ड्रॉ करना है। अगर ट्रायंगल लॉ होता तो हम क्या करते हैं, जहां पे पी खत्म होता है एंड पॉइंट पे क्यू वेक्टर ड्रॉ करते थे, ठीक है। आता नहीं एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ज्वाइन नहीं करायचे, ये दो साइड्स आ गए, इनको मिला के पैरालेलोग्राम बनाना है, ठीक है। आगे इसका डायगोनल होगा दैट विल रिप्रेजेंट द, यानी आर वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। आता यांचा यूज करून मला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करायचं आहे, अजिंक्य पी, एक मिनिट हा, हे पी कोणता आहे, थोडी असतं, ठीक आहे, पी इधर आहे। हाँ अजिंक्य काय करावं लागेल, आता एंडिंग पॉइंटला क्यू ड्रॉ करावं लागेल, ठीक है। तो ये क्यू की डायरेक्शन यहाँ पे, ये क्यू वेक्टर हो गया। अब क्या करना है, काय ज्वाइन करूँ, कुठून ज्वाइन करूँ, आर वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। देखो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की क्या है, अगेन सेम है, ठीक है। तो ये हो गई सेकंड ग्राफिकल मेथड यानी पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट लिख लिया इसका, राइट डाउन, राइट इन डबल इनवर्टेड कॉमा, if two vectors are represented by, if two vectors are represented by two adjacent sides of parallelogram, स्पेस नहीं त्यांच्यामध्ये, हा कंप्लीट वर्ड आहे, adjacent sides of parallelogram, then diagonal of the parallelogram, diagonal of the parallelogram starting from the same point, हे इंपॉर्टंट आहे, लक्षात घ्या। नहीं तो डायगोनल अपन इथून पण ड्रॉ करू शकतो, ये भी डायगोनल है, समझ में आ रहा है ना। बट डायगोनल कौन सा चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। कौन सा सेम पॉइंट, जहां से दो वेक्टर स्टार्ट हुए थे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स, will represent the resultant of given two vectors. Resultant of given two vectors. हो गया।
नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड मेथड, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब यूज करना है कि अगर गिवन वेक्टर के नंबर मोर देन 2 है, जैसे 3 वेक्टर है, 4 वेक्टर है, 7 वेक्टर है, 17 वेक्टर है, तो उस केस में हम ट्रायंगल लॉ या फिर पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके उनका रिजल्टेंट फाइंड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, गिवन वेक्टर को मिला के पॉलीगॉन बना देते हैं। ठीक है, बाकी पूरी प्रोसेस कंस्ट्रक्शन की सेम रहेगी। जैसे आपको बोला है कि ये पहला वेक्टर है पी वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर है आर वेक्टर, यहाँ पे और एक वेक्टर है दैट इज यस वेक्टर, और हमें क्या चाहिए, इन सब का रिजल्टेंट चाहिए। तो पॉलीगॉन लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, जितने सारे वेक्टर्स आपको दिए हैं उनको सेम ऑर्डर में लेके एक ओपन पॉलीगॉन बनाओ। ओपन पॉलीगॉन का मतलब एक साइड उसकी ओपन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पी वेक्टर जहाँ पे है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में एज इट इज ड्रॉ करो, जहाँ पे फर्स्ट वेक्टर खत्म होता है वहां पे सेकंड वेक्टर ड्रॉ करो, तो ये क्यू वेक्टर आ गया। जहाँ पे ये खत्म होता है वहां पे थर्ड वेक्टर ड्रॉ करो, ये आर वेक्टर आ गया। जहाँ पे ये खत्म होता है वहां पे लास्ट वेक्टर यानी यहाँ पे फोर्थ वेक्टर है उसको ड्रॉ करो, तो ये क्या बन गया, ओपन पॉलीगॉन। ओपन करता ना, हे बघा इकडनं ओपन। ठीक है, तो ओपन पॉलीगॉन बन गया। अब इस ओपन पॉलीगॉन की जो रिमेनिंग साइड होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम starting point of the first vector to the end point of last vector will represent the resultant। तो हम यहाँ पे अपोजिट ऑर्डर में इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये बनेगा इनका रिजल्टेंट। अगर मैं इसको x वेक्टर बोल रहा हूँ तो ये बनेगा p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर प्लस s वेक्टर। ठीक है, ये उसकी डायरेक्शन मिल गई। लेकिन जब हमें इसका मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है तो हम यहाँ पे एक छोटी सी एडजस्टमेंट करते हैं। हमें करना क्या पड़ता है, यहाँ पे p वेक्टर एंड q वेक्टर है, तो इन दोनों का पहले रिजल्टेंट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये बनता है r1 वेक्टर इक्वल्स टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर, क्योंकि हम रिजल्टेंट का जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे हमारे पास दो वेक्टर के लिए फॉर्मूला है, कौन सा, रूट ऑफ, अगेन फिर से ये r1 एंड ये r, ये दोनों मिला के हम क्या करेंगे, फिर से इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो ये कौन बनेगा, r2 वेक्टर। अब ये r2 वेक्टर मतलब कौन होगा, r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर। इसका मतलब कौन होगा, p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर होगा, कारण r1 म्हणजे p प्लस q होते। एंड एट द एंड क्या करेंगे, ये r2 वेक्टर एंड s वेक्टर, इनका रिजल्टेंट बाय यूजिंग सेम मेथड। तो x वेक्टर इक्वल्स टू क्या बनेगा, p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर प्लस s वेक्टर। ये होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। राइट इन डबल इनवर्टेड कॉमा, if more than two vectors are represented by adjacent sides of an open polygon, adjacent sides of an open polygon taken in same order। सेम ऑर्डर का मतलब समझ में आता है ना, जहाँ पे फर्स्ट खत्म होगा वहां से सेकंड स्टार्ट होगा, ये सेम ऑर्डर होगी, टेकन इन सेम ऑर्डर। देन their resultant is represented by remaining side of polygon taken in opposite order, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम starting point of the first vector, लिया, starting point of the first vector to the end point of last vector।
ठीक है, तो ये हो गए ग्राफिकल मेथड्स, पहले ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरालेलोग्राम एंड तीसरा पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनालिटिकल और मैथमेटिकल मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स। एनालिटिकल और मैथमेटिकल मेथड, एनालिटिकल और मैथमेटिकल मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। एनालिटिकल और फक्त मैथमेटिकल लिया, मैथमेटिकल मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अब सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, काही बडबड नाही करायची, लिहायचं पण नाही। सपोज हमें दो वेक्टर दिए हैं, ये पहला वेक्टर है दैट इज ए वेक्टर, एंड इसके साथ यहाँ पे और एक वेक्टर दिया है और ये बन गया बी वेक्टर। तो हमें यहाँ पे इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों वेक्टर को मिला के एक ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है, ये बनेगा ए वेक्टर, ये बनेगा बी वेक्टर, एंड अगर हमें यहाँ पे इनका रिजल्टेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये रिमेनिंग साइड यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो ये आर वेक्टर इक्वल्स टू बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब ये इस सेगमेंट का जो भी मैग्नीट्यूड होगा दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। किसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अगर हमें बोला गया है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर के बिटवीन का एंगल थीटा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों वेक्टर के बिटवीन का एंगल कितना है, थीटा है, और ये रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ में अल्फा इतना एंगल बना रहा है। तो अब यहाँ पे हम एक छोटी सी एडजस्टमेंट करेंगे, जसं तुम्ही 9-10 जॉमेट्रीच्या थेरम मध्ये करत होते उसी तरह से। यहाँ पे एक पॉइंट है, उससे लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड करेंगे एंड यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आता याला आपण नावं देऊ, ए बी घेतले, मग पी, ये क्यू, ये आर एंड ये एस। काय केलं कळालं का बघा? नाही, एवढं लवकर कसं कळेल? सगळ्यांना कळालं? कन्फर्म? सुप्रिया नाही कळालं? किती लोकांना नाही कळालं? अरे बीटी, हे बघा, हे दोन वेक्टर होते की नाही, त्यांचा यूज करू आपण पहिले ट्रायंगल बनवतो, जसं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मध्ये होतो। हाँ फर्स्ट वेक्टर एज इट इज ए वेक्टर, ये जहाँ पे खत्म होता है वहां पे दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया बी वेक्टर। ये तो क्लियर है अनिरुद्ध? अब इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो हमने क्या किया, ये रिजल्टेंट ड्रॉ किया, दैट इज आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इथपर्यंत कळालं ईश्वरी, सुमित? आता फक्त ऍडजस्टमेंट आपण काय केली की हा जो पॉइंट होता इथून ही लाईन एक्सटेंड केली आणि या पॉइंट पासून एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला। का केला? जॉमेट्री मध्ये थेरम प्रूव्ह करत होते की तुम्ही 9-10 मध्ये शाळेत जातात तेव्हा? 9th तर गेले होते स्कूलमध्ये का 9th पण घरीच झाली? फर्स्ट टर्म झाली होती, ठीक आहे। 8th आणि फर्स्ट टर्मला पण थोडेफार होते थेरम। थेरम कळतं, थेरम प्रूव्ह असं काहीतरी करत होते ना तिथं, हे कळालं? हे जॉमेट्रिकल कन्स्ट्रक्शन आहे। अनिरुद्ध, रेवंत कळालं? स्नेहल, पायल, सुप्रिया? नहीं, सुप्रिया इकडे आहे, सुप्रिया, ठीक है। आता इथं बघा, दो वेक्टर के बिटवीन का एंगल ये हमें दिया होता है, कितना है वो, थीटा, एंड ये रिजल्टेंट है, हा कौन है, ए वेक्टर है, इन दोनों के बिटवीन एंगल। आता यांना नावं द्यायचे, काही पण नावं द्या। आता ए बी सी डी घेतली म्हणून पी क्यू आर देऊ, तो ये बनेगा पी, ये बनेगा क्यू, ये बनेगा आर, ये बनेगा एस। कळालं? आता हे किती लोकांना नाही कळालं अजून? कळालं? सगळ्यांना कळालं? अक्षय खरात कुठे आहे? कळालं बेटा तुला? स्टँड अप कर, एक्सप्लेन प्रोसेस। व्हेरी गुड। त्यांचा यूज करून ट्रायंगल बनवला। रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, दैट इज आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड थीटा रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन गिवन टू वेक्टर्स। अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ ए वेक्टर। नंतर काय केलं आपण, क्यू पासून लाईन एक्सटेंड केली आणि एस पासून परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला, जिथं ते मीट होतात दॅट विल बिकम पॉइंट आर। व्हेरी गुड, सिट डाऊन। अजून कोणाला कन्फ्युजन याच्यात? क्लियर आहे? आता इथून पुढे खूप सिंपल आहे बघा। अब ये छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एस क्यू आर सापडतो का बघा डायग्राम मध्ये? एस क्यू आर कळालं? एस क्यू आर
तो यहाँ पे एस क्यू आर ट्रायंगल में हमें साइन थीटा डिफाइन करना है। नहीं नहीं, एवढं फास्ट नहीं। साइन थीटा का बेसिक फॉर्म्युला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस, हे माहिती सगळ्यांना। आता बघा, साइन थीटा का अपोजिट कोण आहे अँड हायपोटेनियस कोण आहे? क्यू एस, कोण आहे ते क्यू आर? अपोजिट कौन है? एस आर, एंड हाइपोटेनियस कौन है? एस क्यू, और एस क्यू क्यू हमने क्या बोला है? बी बोला है। इसका मतलब साइन थीटाला आपण असं लिहू शकतो का? एस आर अपॉन बी। हे बघा, कळतं का सगळ्यांना? खूप अवघड असतंय, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री आली इथं। सुमित, कळतंय का? आता या बी ला, सॉरी एस आर ला आपण काय लिहू शकतो? बी इंटू साइन थीटा। क्लियर? सेम ट्रायंगल मध्ये जर आपण कॉस थीटा यूज केला तर, प्रणिता कॉस थीटा काय असतो? थांबा, अरे कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है कॉस थीटा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। माहित नव्हतं, आता लक्षात राहील ना? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे ट्रायंगल में एडजेसेंट कौन है? हाइपोटेनियस कौन है? फिर से म्हणजे बी। तो हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? क्यू आर अपॉन बी, यानी कि क्यू आर इक्वल्स टू कौन बनेगा? बी कॉस ऑफ थीटा। हे पण क्लियर है सगळ्यांना? नक्की। इसका मतलब हम यहाँ पे ये क्यू आर को रिप्लेस कर सकते हैं बाय बी कॉस थीटा, एंड एस आर को रिप्लेस कर सकते हैं बाय बी साइन ऑफ थीटा। इथपर्यंत व्यवस्थित बघून घ्या, स्टेप बाय स्टेप। जर कळालं असेल तर एवढंच लिहा, नंतर एवढं सगळं एकदम तुम्हाला कळणार नाही लिहायला। मास्क लावून बसलेत, गप्पा मारण्यासाठी बसले का? कळालं नाही पाहिजे कोण बडबड करते म्हणून। बघून लिहा एक एक शब्द, असं ए नंतर काय असतं, कुठे ए नाहीच इथं, है की नाही? हे साइनचं एस आय एन लिहिलं का? अरे पागल सैनी, काय बघण्यासारखे बोर्डवर? काय काय? पी क्यू आर एस। शुभम फास्ट नहीं होते बेटा? काय? बघायच्या नादाला लागू नका का, भगत लय डेंजर मनुष्य आहे। ते प्रसाद पाटीलला विचारा, कधी तुमचा कार्यक्रम होईल तुम्हाला कळणार पण नाही। स्वतः तो अभ्यासाला लागलेला आहे। काल मार्क्स किती कळालं ना त्याला? 64 मार्क्स आहेत त्याला। चलो फिनिश्ड। याचं वर्क संपलं, याला सोडून द्या। अभी फिर से डायग्राम वही है। इस डायग्राम में हमें क्या करना है? ट्रायंगल कंसीडर करना है फिर से। कौन सा ट्रायंगल? अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, मतलब इन ट्रायंगल पी आर एस। दिसतो का बघा डायग्राम मध्ये? पी आर एस, पी आर एस। कौन सा ट्रायंगल ये? राइट एंगल ट्रायंगल। वेरी गुड। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या अप्लाई करना पड़ेगा हमें? पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? वेरी गुड, बेस स्क्वेअर प्लस हाइट स्क्वेअर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वेअर। आता व्यवस्थित बघा, बेस मतलब कोण आहे? पी आर आहे, बरोबर आहे, बरोबर आहे। बट पी आर ला काय लिहू शकतो आपण? ए प्लस बी कॉस थीटा। कळतंय सगळ्यांना? पी आर विल बी रिप्लेस्ड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। हे किती लोकांना नाही कळालं? सगळ्यांना कळालं? नंतर विचारणार, एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे। यशवंत, नाही कळालं? गुड, व्हेरी गुड। अशी लाईनची लेंथ आहे, इथपर्यंत 3 मीटर आहे, इथपर्यंत 2 मीटर आहे। कोण आहे? ए बी। मग आपण असं लिहू शकतो का? ए बी की लेंथ इक्वल टू 3 + 2 म्हणजे 5। तेच केलंय आपण। इथपर्यंत ए, इथपर्यंत बी कॉस थीटा, तर टोटल पी आर काय होईल?
पी क्यू प्लस क्यू आर म्हणजेच ए प्लस बी कॉस थिटा. क्लिअर. अगेन आर एस कितना है, बी साइन थीटा, एंड पी एस कितना है, आर है. तो एक्चुअल पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब पी एस का स्क्वायर इक्वल टू बी बेस का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर मतलब आर एस का स्क्वायर. कळालं सगळ्यांना पाइथागोरस थ्योरम. फक्त सगळ्यांना कळतंय नक्की, कंफर्म. अभी इनकी वैल्यू पुट करनी वहां पे. पी एस मतलब ये आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा इक्वल टू पी आर का मतलब कौन है, ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर. आर एस मतलब कौन है, इसका ब्रॅकेट का स्क्वेअर आहे. बट इथं ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे, तर याला आपण काय लिहू शकतो डायरेक्ट, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर है ना, मग प्लस 2ab. ठीक है, तो ये बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी. सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आर स्क्वेयर एज इट इज रहेगा, ए स्क्वेयर मतलब एंड बी स्क्वेयर मतलब यहाँ पे बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी कॉस ऑफ थीटा. वेरी गुड. एंड बी साइन थीटा का स्क्वायर कैसे करेंगे, डायरेक्ट बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा. कळतंय का बघा, कन्फर्म, क्लियर इथपर्यंत. आता फक्त एक एडिशनल स्टेप है, इन दोनों को ऐड करते टाइम यहाँ पे भी बी स्क्वायर यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन लिया, ब्रैकेट में कौन आ गया फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा. जसं 7th 8th 9th ला जेव्हा ट्रिग्नोमेट्री आली होती है का नाही, काही लोकांना प्रश्न पडला असेल किंवा आपण इकडे तिकडे येड्या गाबाळ्यांची चर्चा ऐकतो, हे कधी रिअल लाईफमध्ये कामाला आहे का, एक्स कुठे यूज करायचं, हे असतं ना काहीतरी येडे गाबाळे सांगतात है ना, साईन कुठे यूज करायचं, कॉस कुठे यूज करायचं. हे लक्षात घ्या, एज्युकेशन सिस्टीम ही कंप्लीट तुमची स्टेप बाय स्टेप बनवलेली आहे. कळालं ना, तर एक स्टेप जर तुम्ही स्किप केली आयुष्यभर तुम्हाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. ट्रिग्नोमेट्री जेव्हा 7th 8th 9th मध्ये ज्यांना अवघड जात होती त्यांना अजूनही साइन कॉस बघितलं की अंगाला काटाच येतो, बरोबर आहे की नाही, हे आलंच म्हणून. त्यामुळे काही लोकांना असं वाटतं की MBBS ला नंबर लागल्यानंतर कुठं फिजिक्स आहे, जर तिकडे फिजिक्सचा यूज नसता, ऍप्लिकेशन नसतं, तर तुम्हाला 11th 12th ला फिजिक्स दिलंच नसतं. कळालं ना. त्यामुळे इथं येणारी प्रत्येक कन्सेप्ट ही आपल्याला आपल्या लाईफमध्ये जोपर्यंत आपण वर्क करणार आहे त्या ऍप्लिकेशनमध्ये 100% याला यूज करायचंच आहे, रिक्वायर्डच आहे. त्यामुळे जे अगोदर नाही केलं ते ऍटलिस्ट आता करा, कारण आता नाही केलं तर आयुष्यात त्याच्यापासून तुम्ही स्किप करूच शकत नाही, कधी ना कधी याला फेस करावंच लागणार आहे. मग बेस्ट वे काय आहे, आता फेस करून घ्या. कळालं ना, फेस करून घ्या म्हणजे FAC. ठीक है ना. नेक्स्ट, आता हे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी इक्वेशन क्या हो गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा. रूट लेंगे तो रिजल्टेंट बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा. जोपर्यंत ऑप्टिक्स सुरू होत नाही तोपर्यंत प्रत्येक टॉपिक मध्ये आपल्याला याच्यानंतर हा फॉर्म्युला रिक्वायर्ड आहे. ठीक आहे, आर इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा. आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस आर इक्वल्स टू, कसं डिराइव केलं लक्षात आहे. चला बोर्डवर न बघता आता आठवून माझ्यासोबत बोलायचं ट्राय करा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया था हमें, 2 वेक्टर दिए थे. कौन से, ए वेक्टर एंड जिनके बिटवीन का एंगल था थीटा. हमने फिर दोनों को मिला के एक ट्रायंगल बना दिया. ट्रायंगल की जो रिमेनिंग साइड थी दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट. फिर हमने क्या किया Q से लाइन को एक्सटेंड किया, S से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जहां पे इंटरसेक्ट होते वो बन गया R. फिर छोटा ट्रायंगल आ गया SQR. अब SQR में Q के ऊपर एंगल था थीटा, तो वहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई किए साइन थीटा एंड कॉस थीटा के, तो वहां पे हमें QR की वैल्यू मिल गई B कॉस थीटा एंड RS की वैल्यू मिल गई B साइन थीटा. वेरी गुड. ये होने के बाद फिर हमने क्या किया, PRS ये बड़ा ट्रायंगल लिया, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया. क्या था पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस, तो डायग्राम के नीचे हमने लिख दिया था, क्या लिखा था, PR रिप्रेजेंट A प्लस बी कॉस थीटा, RS रिप्रेजेंट B साइन थीटा एंड PS रिप्रेजेंट्स R. तो पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल अप्लाई किया तो PR का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर इक्वल टू PS का स्क्वायर. उसमें वैल्यू पुट कर दी तो
आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर एक्सपांड करना था, ऊपर लिख दिया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके अकॉर्डिंग बनेगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा एंड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। फिर उसके बाद में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड ए स्क्वायर नहीं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में से बी स्क्वायर। फिर ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस उसकी वैल्यू होती है फाइनली आर स्क्वायर बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आर इक्वल टू बना रूट ऑफ। झालं क्लिअर? ठीक आहे ना? असं जर एकदा कन्सेप्ट तुम्हाला सांगता आली, आता मी अशा पद्धतीने तुम्हाला एक्सप्लेन करत होतो की बोर्डवरचं सगळं मी रीड करत होतो, कळालं ना? अजून तुम्ही मला कुठला अल्फाबेट कुठे विचारला तर मी त्याची पोझिशन सांगू शकतो, कळालं ना? हे असतं लँग्वेज ऑफ इमेजेस। या पद्धतीने जर तुम्ही वर्क केलं तर तुमचे जे एफर्ट्स आहेत ते डायरेक्ट 90%नी कमी होतात। मी फोटो रिडिंग बद्दल बोललो तुम्हाला 2-4 दिवसापूर्वी। फोटो रिडिंग ऐकले कधी? फोटो रिडिंग होतं म्हटली तू, ऐकलंच नाही कधी फोटो रिडिंग काय असते म्हणून? ऐकले? काय ऐकलंय? वेरी गुड, त्याला फोटो रीडिंग मानता। ठीक है, चलो हो गया क्लियर। तो इसके बाद में दो वेक्टर का अगर रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो हर बार हम क्या करेंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आर इक्वल टू रूट ऑफ। या पद्धतीने जर तुम्ही वर्क केलं त्यानंतर मी रिव्हिजन सांगितले, रोज सकाळी उठून टाइम टेबल बनवून दिलं तर किती लोक फॉलो करतात मला एकाच्याही अपडेट नाही आहे। सुप्रियाचे फक्त 3 दिवस अपडेट आले, त्याच्यानंतर बंद आहेत, काय करता काय नाही। मी सांगितलं की ह्या अपडेट डेट चला म्हणजे होतं काय माहिती का, आपण रिपोर्ट करतोय म्हणजे आपण सांगतोय म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो ना आपण लॉयल बनतो, आपल्याला ते सांगावं लागतं, म्हणजे सवय लागते, डिसिप्लिन लागतं। सगळ्यांना सांगितलं होतं बट कोण काय करतंय काही आयडियाच नाही मला। होल सिलेबस रिव्हिजन मध्ये हेच करायचं आपल्याला। जसं आपण आज स्टडी काय केलं, स्टार्ट क्या किया था आज, एडिशन ऑफ वेक्टर, और उसमें पहला पॉइंट लिख दिया था रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। उसकी डेफिनेशन थी a vector which represents combined effect of 2 or more vectors in magnitude as well as direction is called as resultant। and resultant फाइंड करने के लिए हमें करनी पड़ती है एडिशन। तो एडिशन करते टाइम फर्स्ट रूल लिखा था वो गाय म्हशी वाला है ना, वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप कैन ओनली बी एडेड। फिर हमने देखा कि वेक्टर के एडिशन की बेसिकली 2 मेथड्स होती है, ग्राफिकल मेथड, दूसरी एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमने 3 मेथड देखी। फर्स्ट वन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, काय करायचं, 2 वेक्टर उचलायचे, ट्रायंगलच्या 2 ॲडजस्टंट साइड बनवायच्या, रिमेनिंग साइड विल रिप्रेजेंट। उसके बाद में पैरालेलोग्राम, उसमें क्या करना है 2 साइड मिला के पैरालेलोग्राम बनाना है। उसके बाद में डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट विल रिप्रेजेंट द एंड एट द एंड पॉलीगॉन लॉ का भी यूज करना है। वेरी गुड, और पॉलीगॉन लॉ अप्लाई करके हमें फिर रिजल्टेंट मिलता है और जो ड्रॉ करेंगे हम फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टू द, झालं एवढंच होतं। देन एनालिटिकल मेथड के लिए जो कुछ भी डिस्कस किया है वो बोर्ड पे, उसमें हमें इतना मालूम हो गया कि 2 वेक्टर का अगर हमें रिजल्टेंट चाहिए तो आर इज गिवन बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बघा 2 मिनिटं लागते आपल्याला रिवाइज करायला, कळालं ना? मग रोज आपण जे स्टडी करत असतो ते असंच असतं, रोजच्या रोज जर तुम्ही 100% त्याला परफेक्ट प्रिपेअर केलं तर नेक्स्ट डेला ते रिवाइज करायला आपल्याला 2 ते 3 मिनिट लागतात। ठीक आहे, असा एक टॉपिक आपण 15 to 20 डेज घेतो। जर तुम्ही रेग्युलर रिवाइज करत असेल तर एक टॉपिक रिवाइज करायला आपल्याला अर्धा तास 40 मिनिट असे लागतील। बट हे जर तुम्ही फॉर 21 डेज कंटिन्यू केलं तर 21 डेज नंतर तो कंप्लीट टॉपिक तुमचा 2 ते 3 मिनिटमध्ये रिवाइज होतो, कळालं ना? आणि ही रिव्हिजन करत असताना ही फोटो रिडिंग खूप इम्पॉर्टंट असते। आता फोटो रिडिंग म्हणजे काय, एक कन्सेप्ट आहे सायकोलॉजिकल आहे, फिजिक्सची नाही, कुठली कन्सेप्ट आहे सायकोलॉजिकल। ठीक आहे, त्याच्यामध्ये असं सांगितलं जातं, आता बऱ्याच जणांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने थिअरी सांगितल्या बरं का। मी एक सांगायचो लगेच घरी जाऊन युट्यूबवर सर्च करायचे, नाही सर तुम्ही तिथं असं म्हटले होते, हे ज्ञान द्यायला मला येऊ नका, कळालं ना? हे सगळं ज्ञान आम्ही खूप अगोदर घेतलेलं आहे, म्हणजे ऑनलाईनमध्ये बऱ्याचशा सवय लागल्या असतात ना, तर थोडंफार प्रत्येक जण जसं एक्सप्लेन करतो त्याच्या अकॉर्डिंग ती चेंज होतात। तर आपला जो ब्रेन आहे ह्या ब्रेनचे वर्किंग 2 पार्टमध्ये डिवाइड झालेले असतात, एक कॉन्शियस दुसरा सबकॉन्शियस। काय माइंड, माइंड म्हणजे काय, व्हॉट इज माय माइंड, माइंडचा बायोला काही आता पता नाही, कळालं ना? माइंड स्टडी करता कधी, ब्रेन
करतो, हर्ट करतो. माइंड आहे का सिलेबसमध्ये? नाही. एवढं इम्पॉर्टंट मन आहे आपलं, ते तुम्ही स्टडी करत नाही बायोमध्ये. आहे का बायोच्या सिलेबसमध्ये? एस नो? नाही आहे. माइंड शिकवलंच नाही कधी. बट ॲक्च्युअल प्रॅक्टिकल रियालिटी अशी आहे, आपला जो ब्रेन आहे, आपला जो त्याची वर्किंग 2 पार्टमध्ये डिवाइड झाली असते. एक कॉन्शियस माइंड असतो, दुसरा अनकॉन्शियस नाही रे बाळा, सबकॉन्शियस. अनकॉन्शियस म्हणजे ते कोमामध्ये गेला डायरेक्ट. राहू द्या, नाही सांगायचं तुम्हाला, काही करते. चला, राईट डाऊन नेक्स्ट पॉइंट. अनकॉन्शियस. हो, कोण तो? श्रवण का? हा, तर कॉन्शियस आणि सबकॉन्शियस यांचं काम असतं, माहिती आहे का काय असतं? कॉन्शियस आणि सबकॉन्शियस म्हणजे नाही कळत आहे, जाऊ द्या, पुढचा पॉइंट लिहा. अँगल मेड बाय रिझल्टंट, अँगल मेड बाय रिझल्टंट विथ गिवन वेक्टर. अँगल मेड बाय रिझल्टंट विथ गिवन वेक्टर. कसं आहे ना, आपल्या ब्रेनमध्ये 2 पार्ट आहे, कॉन्शियस सबकॉन्शियस. आणि ब्रेनची जी टोटल पॉवर असते ती 2 पार्टमध्ये डिवाइड झाली आहे. आणि त्यामध्ये ॲक्च्युअल रियालिटी अशी आहे की कॉन्शियस माइंड जो आहे त्याच्या वाट्याला आलं आहे फक्त 5%. आणि 95% ब्रेनच्या ज्या ॲबिलिटीज आहे ते कोणाच्या कंट्रोलमध्ये असतात? सबकॉन्शियस माइंडच्या. कळालं ना? बट नॉर्मल ह्युमन बिईंग म्हणजे आपल्यासारखे येडे गबाळे यांचा प्रॉब्लेम काय होतो? आपण सबकॉन्शियस माइंडचा आपल्या पर्पजसाठी इफेक्टिव्ह यूज कधीच करत नाही. आपण फोकस करतो ओनली ऑन कॉन्शियस माइंड. कळालं ना? जसं डोक्याच्या वरतून नाही जाते ना, जस्ट सिरियस नाही घ्यायचं. नॉर्मली जर यूज करता आलं तर करा, नाही तर नका करू. कॉन्शियस माइंड म्हणजे काय? सकाळी उठल्यानंतर आपल्याला ब्रश करायचंय, बरोबर आहे की नाही? हे आपल्याला घरचे रोज सांगता का बेटा ब्रश कर, मग चहा घे, मग आंघोळ कर, असं होतं का आता? आता काय ते आपल्या हॅबिट्स बनलं, बरोबर आहे की नाही? म्हणजे आपले हॅबिट्स आपल्या बॉडीला रिमेंबर करून द्यायचं काम कोणाचं असतं? एक कॉन्शियस माइंडचं. आणि सबकॉन्शियस माइंड म्हणजे काय? ती एकदम भयानक शक्ती आहे. कळालं ना? जगामध्ये त्याला चॅलेंजेस नाही आहे. फॉर एक्झाम्पल, मी काहीतरी एक्सप्लेन करायला लागलो, एक्सप्लेन करता करता आता या कन्सेप्ट झाल्या, आणि मी एक्झाम्पल देताना म्हटलो की माउंट एव्हरेस्ट इज इन मोशन ऑर रेस्ट. असं म्हटल्यानंतर आपल्याला डायरेक्ट माउंट एव्हरेस्ट दिसतो. कळालं ना? तो माउंट एव्हरेस्टचं जे काही इन्व्हायरमेंट आहे ते आपण बघतोय, अशा पद्धतीचा आपल्याला तो फील येतो. तर हे फील करून द्यायचं काम कोणाचं असतं? सबकॉन्शियस माइंडचं. कळालं ना? त्याची जी पॉवर आहे त्याला म्हणजे इन्फिनिटी, आपण इमॅजिन पण करू शकत नाही एवढ्या त्याच्या ॲबिलिटीज असतात. तर फोटो रिडिंग नावाची एक कन्सेप्ट आहे, सायकोलॉजिकल आहे. कळालं ना? सायकोलॉजिकल म्हणजे बायोलॉजीमध्ये त्याचा प्रूफ सापडणार नाही, नाही तर सर बायोच्या पुस्तकामध्ये हे सापडलंच नाही आम्हाला. ठीक आहे. काल परवा असंच काहीतरी क्वेश्चन विचारला होता मी, कॉक्रोच. ठीक आहे, तसं होतं. तर ही फोटो रिडिंगची कन्सेप्ट काय सांगते की काही लोक यावर वर्क करताय. आता त्यांना 10-20 वर्ष वर्क करून झाले, अजून पण त्यांना चांगलं सक्सेस नाही मिळालंय. बट त्यांची कन्सेप्ट ही आहे की जसं आपण बुकमध्ये लाईन टू लाईन रीड करतो, आपल्याला लाईन टू लाईन रीड करायची गरजच नाही आहे. रजनीकांत बघितलंय रोबोटमध्ये, तो जसं स्कॅन करतो तो कम्प्लीट बुक करतो. यांचं म्हणणं आहे की फक्त पेज बघायचं, वरच्या कॉर्नरपासून बघत बघत खालच्या कॉर्नरपर्यंत बघत यायचं, रीड नाही करायचं, फक्त बघत यायचं. झालं त्या पेजचं काम, नंतर नेक्स्ट पेजवर यायचं. कळालं ना? तर या पद्धतीनं त्या पेजवर काय डेटा होता हा कम्प्लीट 100% रिमेंबर करायचं असेल तर त्या ॲबिलिटीज आपल्या कॉन्शियस माइंडमध्ये नाहीच आहे. म्हणून आपल्याला काय वाचलं कळणार पण नाही, नंतर आठवायचा प्रश्नच नाही. बट आपण जेव्हा त्या पेजला बघत होतो त्यामध्ये असणारा जो डेटा आहे तो कम्प्लीट स्टोअर करायची ॲबिलिटी कोणामध्ये? सबकॉन्शियस माइंडमध्ये. त्याला ईच अँड एव्हरी वर्ड तो काय करत असतो? तो पार्ट स्टोअर करत असतो. बट आपण त्याच्या ॲबिलिटीजवर कधी वर्क करतच नाही, त्यामुळे आपल्याला काय वाचलं बघितल्यानंतर कळणारच नाही. म्हणजे फोटो रिडिंगमध्ये अशी कन्सेप्ट असते की एक बुक आपल्याला रीड करायचं आहे, तर ते रीड न करता फक्त काय करणार? आपण प्रत्येक पेज बघून घेणार, 10 मिनिटामध्ये संपलं बुक, आणि ते बुक ठेवून देणार. आणि त्यानंतर हे मेडिटेशन वगैरे वर्क असतं, त्या वर्कमधून कॉन्शियस माइंड आणि सबकॉन्शियस माइंडमध्ये थोडासा ब्रिज सारखा एक पार्ट बनवून सबकॉन्शियस माइंडमध्ये जो डेटा आपण स्टोअर केला होता तो कॉन्शियसमध्ये ट्रान्सफर करायचा. जर फाईल ट्रान्सफर होतं ना कॉपी पेस्टमध्ये, तो एकदा सब कॉन्शियस माइंडमध्ये आपण ट्रान्सफर केला की नंतर ॲज इट इज वर्ड टू वर्ड काय इन्फॉर्मेशन होती ती आपल्याला आठवायला लागते. कळालं ना? हे प्रॅक्टिकली काही लोक प्रूव्ह करताय, अजून चालू आहे. म्हणजे बऱ्याच जणांनी 10-20 वर्ष त्यामध्ये वर्क केल्यानंतर त्यांना थोडंफार त्यामध्ये सक्सेस मिळाले. त्यामुळे तुम्ही असं काही करू नका, सर संपलं फिजिक्स आज, बायो तर लगेच जाता जाता संपणार, असं काही करू नका. राईट डाऊन. टॅन अल्फा नाही, कॅलिक आता स्टेटमेंट
एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ गिवन वेक्टर, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ गिवन वेक्टर। क्या है बोलो? ये एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ गिवन वेक्टर कितना है? अल्फा है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे टेन अल्फा लिया है, टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट कौन है? बी साइन थीटा अपॉन एडजेसेंट कौन है? ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। तो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन और रिलेशन वी कॅन फाइंड द अँगल मेड बाय रिझल्टंट विथ गिवन वेक्टर। हे बघा, थीटा डिफरंट आहे, अल्फा डिफरंट आहे। अनिरुद्ध, काय डिफरन्स आहे बेटा थीटा आणि अल्फा मध्ये? रेवन, थीटा आणि अल्फा मध्ये काय डिफरन्स आहे? सुप्रिया, वेगळा अँगल आहे, थीटा थीटा आहे, अल्फा अल्फा आहे। ईश्वरी, वाह व्हेरी गुड। ऐश्वर्या, स्नेहल, और काय तुमचे आहे का डोके चालू आहे का तुमचे? पायल, प्रणिता, काय विचारलं? व्हेरी गुड। थीटा आणि अल्फा यांच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे? आणि अल्फा ट्रायंगल आहे। प्रथमेश, अक्षय, अजिंक्य नाही, सुमित, प्रसाद पाटील, भगत, यशवंत, सेम आहे। मग सेम असते तर मी सेम लिहिलं असतं बेटा, एवढं कशाला आपण केलं असतं? वर हे सगळे जे काही आहेत हे अनकॉन्शियस स्टेटमध्ये आहेत, बरोबर आहे की नाही? और अर्ध्या तासापासून एकच डायग्राम बोर्डवर आहे, त्या रिलेटेड डिस्कशन सुरू आहे आणि तुम्हाला माहितच नाही व्हॉट इज थीटा, व्हॉट इज अल्फा। असं का करताय? ईश्वरी, काय आहे आपल्याला शोधतं का अशा गोष्टी? थीटा आणि अल्फा माहित नाही तुला काय डिफरन्स यांच्यामधला? आता हो, तर काय वेगवेगळे अँगल म्हणजे काय काय डिफरन्स आहे, कसं एक्सप्लेन करणार? खुशी, खुशी नाही, थांबा। सुप्रिया, हां, एक्सलंट, व्हेरी गुड। एंड थीटा ए आणि बी मधला एंगल है, कळाल ना? थीटा मतलब दो वेक्टर के बिटवीन का एंगल, एंड अल्फा मतलब क्या है? एंगल मेड बाय रिजल्टंट विथ गिवन वेक्टर। म्हणजे इथं कोण आहे? ए वेक्टर। आता सांग ए वेक्टर। चलो क्लियर है? तो ये था रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर ग्राफिकल मेथड से एंड ट्रायंगल सॉरी एनालिटिकल मेथड से। तो इससे रिलेटेड जो है सॉल्व एग्जांपल दिए आपको मॉड्यूल में, बट सगळे टील कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन टू सॉल्व होणार नाही। जेवढं आपण डिस्कस केलं या रिलेटेड जेवढे एग्जांपल्स आहे आज तेवढेच करा, ठीक है? कुछ पॉइंट्स बाकी है जो हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। म्हणजे आज आपला टास्क कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन 2 पर्यंत कंप्लीट सॉल्व करायचे नाहीच आहेत, ओनली 6 to 7 एग्जांपल्स आहेत। त्यामुळे ते अशा पद्धतीने करा की परत लाईफमध्ये त्याला परत सोडवायची गरज नाही पडली पाहिजे। कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 तक तो क्लियर हो गया 100%। चलो अब 2 तक जो सॉल्व एग्जांपल दिए उनके ऊपर वर्क करो। एंड नेक्स्ट पार्ट, Recording